Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 7 से चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है गोदान और इस चैप्टर के ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। In this passage, we get a glimpse of the life of the peasants when the British ruled India. इस स्टोरी में हम लोग उन भारतीय किसानों की ज़िंदगी की एक झलक को देखेंगे तब जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। द वर्ड गोदान मीन्स द गिफ्टिंग ऑफ अ काउ। ये जो शब्द है गोदान, इसका मतलब होता है एक गाय को गिफ्ट में देना, एक गाय को भेंट उपहार में देना। होरी, a peasant, lives in a village with his wife Dhania, 2 daughters and a son. होरी एक किसान है जो कि एक गांव में रहता है। उसकी पत्नी का नाम धनिया है, उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। होरी and other peasants are exploited by the village जमींदार and greedy money lenders. होरी और बाकी दूसरे किसानों का शोषण किया जाता है गांव के जमींदार और दूसरे जो लालची सूदखोर हैं, जो पैसे देने वाले लोग हैं, उनके द्वारा। The pride of Hori's household is a cow which he needs to sell to pay off the rent he owes the जमींदार। होरी के घर की इज्जत क्या है? तो होरी के घर की इज्जत एक गाय है और उस गाय को उसे बेचने की ज़रूरत है क्योंकि होरी के ऊपर ज़मींदार का भी बहुत सारा कर्ज है जिसको उसे चुकाने की ज़रूरत है। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ होरी डील्स विद द प्रॉब्लम। हमें इस स्टोरी को पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, ये पता लगाने के लिए कि होरी ने इस समस्या का सामना कैसे किया। होरीज होम वॉज नॉट द सेम एवर सिंस द काउ एंटर्ड इट। जब से उस गाय ने होरी के घर में अपने कदम रखे थे, होरी का घर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अब खुशहाल होने लगा था। धनिया, हिज वाइफ, कुड हार्डली कंटेन हर प्राइड, नॉट कुड सी स्टॉप ब्रिंगिंग द काउ इनटू एवरी कॉन्वर्सेशन। धनिया जो कि उसकी पत्नी थी, वो चाह कर भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रही थी और वो हर बात में उस गाय का नाम लेती थी। द स्ट्रॉ दे हैड केप्ट असाइड फॉर द एनिमल्स वॉज फिनिश्ड। वो पुआल, वो दाने, वो चारे जो कि इन लोगों ने जानवरों के लिए अलग से रखे थे, वो अब ख़त्म हो गए थे। होरी हैड प्लांटेड सम ग्रीन फॉडर इन द सुगर केन फील्ड। और होरी ने गन्ने के खेत में कुछ हरे चारे लगा रखे थे। द एनिमल्स वुड हैव टू मेक डू विद दैट अनटिल द रेन्स केम। और जब तक कि मानसून नहीं आ जाता, जब तक कि बारिश नहीं होने लगता, जानवरों को उन्हीं चारों से काम चलाना पड़ता था। जून वॉज हाफ ओवर एंड देयर वर नो साइंस ऑफ द मानसून। आधा जून लगभग ख़त्म हो गया था और मानसून का कोई भी अता पता नहीं था। Then one day dark clouds gathered in the sky and the first showers of the season began to fall. फिर एक दिन क्या होता है, आसमान में काले बादल छाते हैं और उस मॉनसून सीज़न की पहली बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। The farmers ran for their plows. Farmers जो किसान हैं वो अपने अपने हल लेकर अपने खेत को जोतने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बट बिफोर दे कुड स्टार्ट सोइंग द खरीफ क्रॉप। लेकिन इससे पहले कि वे लोग खरीफ के फसल को बोना शुरू कर दे, एन ऑफिसर ऑफ राय साहिब अराइव्ड विद अ मैसेज। उससे पहले ही राय साहब का एक ऑफिसर एक मैसेज लेकर, एक खबर लेकर इन किसानों के पास चला आता था। No farmer would be allowed to till his fields until he paid up whatever rent he owed the जमींदार। और वो खबर क्या होता था जो कि राय साहब का ऑफिसर, राय साहब का अधिकारी इन किसानों के पास लेकर आता था। वो खबर ये था कि किसी भी किसान को अपने खेत जोतने की अनुमति नहीं होगी तब तक जब तक कि जो कुछ भी उधार जमींदार का उन किसानों पर है वे उसे जमींदार को चुका नहीं देते। दिस वॉज अ क्रूअल ब्लो। और किसानों के ऊपर राय साहब की तरफ से एक बहुत ही कठोर प्रहार होता था। राय साहब हैड नेवर बिन सो हार्श बिफोर। राय साहब इससे पहले तो इतने ज़्यादा हार्श नहीं हुए, इतने ज़्यादा निर्दयी नहीं हुए, इतने ज़्यादा कठोर नहीं हुए। इवन इफ दे स्टिल ओड हिम मनी। भले ही किसानों के पास अभी भी उनके पैसे हों, द फार्मर्स वेर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द विलेज।
तो राय साहब की वजह से कोई भी किसान गांव छोड़कर नहीं जाता था, भले ही किसानों के ऊपर अभी भी उनका कर्ज होता था। इफ़ दे वर नॉट अलाउड टू प्लांट देयर क्रॉप्स, और यदि इन किसानों को इनके फसल रोपने की अनुमति नहीं होती, इन्हें अनुमति नहीं दी जाए, वेयर वुड दे गेट द मनी टू पे हिम, तो फिर वे लोग पैसे कहाँ से लाएंगे राय साहब को देने के लिए। देयर अर्निंग वॉज फ्रॉम द लैंड आफ्टर ऑल, आखिरकार उनकी जो अर्निंग होती थी वो तो खेत से ही होती थी, वो तो फसल बेचने से ही होती थी। ओनली द अदर डे how sincerely Rai Sahab had spoken to Hori about kindness and fair treatment. सिर्फ एक दिन पहले ही तो राय साहब ने कितने समझदारी के साथ होरी से काइंडनेस, दयालुता और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में उन्होंने बात किया था। नाउ द सेम मैन वॉज इन्फ्लिक्टिंग दिस इनजस्टिस ऑन हिज पुअर टेनेंट्स, और अब वहीं राय साहब अपने किराएदारों के ऊपर, अपने टेनेंट्स के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। इस बात को लेकर होरी समझ नहीं पा रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि राय साहब आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। होरी थॉट ऑफ गोइंग एंड अपीलिंग टू हिम बट देन गेव अप द आइडिया। होरी ने सोचा कि वो राय साहब के पास जाएगा और इस बात को लेकर उनसे बात करेगा, इस बात की अपील करेगा कि वो उनके साथ अत्याचार न करें, लेकिन बाद में उसने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। वाई शुड ही अलोन रिस्क राय साहब्स रैथ, यहाँ पर रैथ का मतलब होगा गुस्सा। होरी ने ये सोचा कि आखिर उसे अकेले ही क्यों राय साहब के गुस्से का पात्र बनना होगा, वो अकेले ही राय साहब के गुस्से को क्यों झेले, और यही सोचकर वो राय साहब के पास नहीं गया। वॉट एवर फेट वॉज इन ए स्टोर फॉर देम ही वुड सफ़र अलॉन्ग विद द अदर फार्मर्स। होरी ने सोचा कि जैसे बाकी दूसरे किसान इसका सामना करेंगे, वो भी वैसे ही उसका सामना करेगा, जैसे सभी की किस्मत होगी वो भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेगा। Everyone rushed to borrow money from the various money lenders in the village. अब हर कोई, क्योंकि सभी को पैसे की ज़रूरत थी, हर कोई गांव के अलग अलग मनी लेंडर्स के पास जाने लगा, जैसे कि मंगरू शाह, पंडित, दातादीन एंड दुलारी। तो ये गांव के कुछ चुनिंदे और जाने माने सूदखोर थे, पैसे देने वाले लोग थे। Besides them, many others in the village had tried their hand at money lending whenever they had a few rupees to spare. और इनके अलावा मंगरू शाह, पंडित, दातादीन और दुलारी के अलावा गांव के भी बहुत सारे दूसरे लोग थे जिन्होंने पैसे देने में अपने हाथ को आजमाया था जब भी कभी उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हुआ करते थे। इवन होरी हैड वंस, यहाँ तक कि एक बार होरी ने भी दूसरों को पैसे उधार दिए थे। एंड दैट वॉज द रीज़न for the rumor that he had some money buried somewhere. और यही इस अफवाह का जड़ था कि लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया था कि होरी ने बहुत सारे पैसे को कहीं ज़मीन में दफन करके छुपा करके रखा हुआ है। जैसे ही होरी ने पैसे उधार दिए, ये अफवाह चारों तरफ फैल गया था। Hori's self-respect did not allow him to go to those money lenders in whose debt he already was. अब होरी का जो आत्मसम्मान था वो उसे उन पैसे उधार देने वाले लोगों के पास जाने से रोकता था जिनका उधार उसके पास ऑलरेडी था। तो ऑब्वियसली अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं और हमने उसके पैसे नहीं चुकाए हैं और हमें फिर से उधार की ज़रूरत है, तो हम लोग उस इंसान के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें उधार देगा नहीं, अपना उधार पहले हमसे वो मांगने लगेगा। He had no option but to go to Jinguri Singh, the wealthiest Mahajan, whose agents moved from village to village advancing loans. इसलिए होरी के पास जिंगूरी सिंह के पास जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और जो जिंगूरी सिंह था वो गांव का सबसे धनी महाजन था, और उसके एजेंट जो थे वो एक गांव से दूसरे गांव में घूम घूम कर लोगों को पैसे उधार दिया करते थे। Jinguri Singh himself was the agent of a much bigger money lender in the city. यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह खुद एक मनी लेंडर था, खुद एक एजेंट था। किसका? तो सिटी का एक बहुत बड़ा मनी लेंडर था, तो शहर का एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका मनी लेंडर कौन था?
उसका एजेंट कौन था? जिंगोरी सिंह था, और जिंगोरी सिंह भी लोगों को पैसे उधार दिया करता था। He never loaned money without observing all the legal formalities. पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद ही झिंगुरी सिंह लोगों को पैसे उधार दिया करता था। बिना बिना कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए झिंगुरी सिंह किसी को भी पैसे उधार नहीं देता था। Besides extracting the stamp duty and the customary gift from his debtor, he also took a year's interest in advance. अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। स्टैम्प ड्यूटी एक प्रकार का ड्यूटी होता है, और कस्टमरी गिफ्ट, तो जब भी किसी इंसान को किसी से पैसे उधार लेने होते थे तो वो कुछ चीज़ें लेकर जाता था जो कि उस मनी लेंडर को देता था, जिससे कि मनी लेंडर खुश हो जाता था और पैसे उन्हें उधार देता था। तो स्टैम्प ड्यूटी लेने के बाद और कस्टमरी ड्यूटी लेने के बाद यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज पहले ही ले लेता था जब भी वो कभी किसी को पैसे उधार देता था। This meant that if he advanced a loan of 50 rupees, इसका मतलब ये हुआ कि यदि झिंगुरी सिंह किसी को 50 रुपये का लोन देता है, 50 रुपये का कर्ज देता है, what the farmer actually received was not more than 17, तो जो किसान को मिलता था वो 17 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता था। तो आप समझ सकते हैं कि 50 का आधा होता है 25, और उससे भी कम पैसे एक इंसान को एज अ डेट मिलता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, कस्टमरी गिफ्ट में बहुत सारे पैसे ऑलरेडी वो ले लेता था। When होरी केम टू सी हिम, जब होरी झिंगुरी सिंह से मिलने के लिए आता है, झिंगुरी सिंह वॉज क्लीनिंग हिज टीथ विद अ दातुन, झिंगुरी सिंह एक दातुन से अपने दांत साफ कर रहा था। ही वॉज अ शॉर्ट स्टाउट डार्क मैन विद अ लॉन्ग नोज एंड अ लॉन्गर मुस्टैच। यहाँ पर झिंगुरी सिंह का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो एक नाटाकद का आदमी था, मोटा था, सांवला था, उसके नाक और मूंछ लंबे थे। आपको अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो झिंगुरी सिंह नहीं है, वो होरी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पिक्चर आदमी का दिख रहा है ये होरी है। He looked a bit of a clown, but when it came to money matters, he was merciless. यहाँ पर बताया गया है कि जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है झिंगुरी सिंह का, इस तरह के डिस्क्रिप्शन के साथ वो एक जोकर की तरह दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आ जाए वो एकदम मर्सीलेस हो जाता था, एकदम बेरहम हो जाता था। होरी रिलेटेड हिज टेल टू वो, होरी रिलेटेड हिज टेल ऑफ वो। होरी क्या करता है, अपनी सारी मुसीबत, अपनी सारी परेशानियों को झिंगुरी सिंह से बताता है। झिंगुरी सिंह स्माइल्ड, झिंगुरी सिंह मुस्कुराता है, हंसता है, और हंसते हुए कहता है, दैट मनी यू हैड कॉन्सील्ड, इज इट ऑल फिनिश्ड? अच्छा, वो पैसे जो तुमने छुपा करके रखे थे, कहीं पर दफना करके रखे थे, क्या वो सारे पैसे ख़त्म हो गए? इफ़ आई हैड एनी मनी कॉन्सील्ड ठाकुर, डू यू थिंक आई वुड कम बेगिंग फॉर अ लोन? तो होरी कहता है, अरे ठाकुर साहब, क्या आपको लगता है कि अगर मैंने पैसे छुपा करके रखे होते तो आपके पास मैं पैसे उधार मांगने के लिए आता? होरी ये बात झिंगुरी सिंह से कहता है। देयर इज़ नेवर एनफ टू ईट इन द हाउस, और ये भी बात होरी झिंगुरी सिंह से कहता है कि मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास चीज़ें इतनी कम है कि मेरे घर पे खाने के लिए भी पर्याप्त चीज़ें नहीं होती हैं। बिसाइड्स आई हैव 2 चिल्ड्रन टू मैरी ऑफ, और इसके अलावा मेरे पास 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं जिनकी शादी करनी है। इफ़ आई हैड कॉन्सील्ड मनी एज यू से, वुड आई नॉट यूज़ इट नाउ? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैंने यदि पैसे छुपा करके रखे होते तो क्या मैं उनका इस्तेमाल अभी नहीं करता? झिंगुरी सिंह हैड हिज आई ऑन होरीज काउ, और जब होरी ये सारी बातें झिंगुरी सिंह से कर रहा था, झिंगुरी सिंह की आंखें होरी की गाय पर टिकी हुई थी। नाउ ही सॉ अ चांस टू ग्रैब हर, और अब झिंगुरी सिंह को एक मौका दिखाई देता है, और इस मौके का इस्तेमाल करके वो चाहता है कि वो उसकी गाय को हथिया ले। और झिंगुरी सिंह क्या कहता है, भैया टेक एज मच मनी एज यू वांट फ्रॉम मी, ही सेड लुकिंग वेरी सिंपैथेटिक। तो बहुत ही सहानुभूति के साथ देखते हुए झिंगुरी सिंह होरी से कहता है, भैया आपको मुझसे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मुझसे ले लीजिए।
बट आई टेल यू फॉर योर ऑन गुड, लेकिन मैं आपको आपकी भलाई के लिए बता दूं, इफ़ यू गो इन फॉर ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़, और अगर आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, जैसे कि कस्टमरी गिफ्ट और वो क्या क्या था, स्टैम्प ड्यूटी, इन सभी चीज़ों को आप, इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, यू विल एंड अप विद वेरी लिटिल कैश इन हैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हाथ में बहुत कम पैसे बचेंगे। वाई नॉट सेल मी योर न्यू काउ, आप मुझे अपना गाय बेच क्यों नहीं देते। देन यू वोंट बी बर्डन विद एनी स्टैम्प ड्यूटी और माउंटिंग इंटरेस्ट, और यदि आप अपने गाय बेच देते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बोझ नहीं होगा स्टैम्प ड्यूटी का या भारी भरकम ब्याज का, आपके ऊपर कोई दबाव, कोई बोझ नहीं होगा। आई नो यू चेरिश द एनिमल बट टाइम्स आर हार्ड, जिंगोरी सिंह आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको आपकी गाय पसंद है, आप अपनी गाय से प्यार करते हैं, लेकिन समय बहुत ही मुश्किल भरा है। At first, Hori was inclined to laugh at Jinguri Singh's suggestion. पहले तो होरी जिंगूरी सिंह के सजेशन पे हंसता है। He did not want to even think of selling such a precious possession as the cow had become. यहाँ पर बताया गया है कि अब वो गाय होरी के लिए जितना कीमती हो गया था, जितना इम्पॉर्टेंट हो गया था, तो उस कीमती चीज़ को बेचने के बारे में होरी तो सोच भी नहीं सकता था। बट द विली मनी लैंडर, यहाँ पर विली का मतलब होगा धूर्त, मक्कार, धोखेबाज, लेकिन वो जो मनी लेंडर था जिंगोरी सिंह, वो बहुत ही धूर्त था, बहुत ही मक्कार था। पेंटेड सच अ फ्राइटनिंग पिक्चर ऑफ द डेंजर्स of going deeper into debt that Hori was forced to rethink his position. उसने उस धूर्त, उस मक्कार मनी लेंडर झिंगोरी सिंह ने होरी को कर्ज के बारे में इतना डरा दिया और कर्ज की इतना डरावनी तस्वीर उसने उसको बताया कि होरी मजबूर हो गया अपने पोजीशन के बारे में फिर से सोचने के लिए। वो सोचने लगा कि उसे उसकी गाय बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। By the time he reached home, he had more or less decided to sell the cow. और इससे पहले कि वो घर पहुँचे, तो घर पहुँचने तक होरी ने लगभग ये तय कर लिया था कि उसे उसके गाय को बेचना ही होगा। He could always buy her back when he had cash in hand, he told himself. उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी अपने गाय बेच देता हूँ और जैसे ही मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे मैं वापस उसे ख़रीद लूँगा। ये बात उसने खुद से कही थी। But all hell broke loose when he made this once again. But all hell broke loose when he made this suggestion to Dhania and the girls. लेकिन जैसे ही होरी ने ये बात अपनी पत्नी धनिया और अपनी बेटियों को बताई, समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। द गर्ल्स वेयर इवन मोर अपसेट दैन धनिया, यहाँ तक कि उसकी वाइफ धनिया से कहीं ज़्यादा अपसेट, कहीं ज़्यादा निराश, परेशान उसकी बेटियाँ हो गईं। वी वोंट लेट आवर काउ गो, दे डिक्लेयर्ड, गेट द मनी यू नीड फ्रॉम समवेयर एल्स। होरी की और धनिया की दोनों बेटियां कहने लगीं कि हम लोग अपने गाय को नहीं जाने देंगे, हम लोग अपनी गाय को अपने से दूर नहीं जाने देंगे, आपको जिन पैसों की ज़रूरत है उसको आप कहीं और से लेकर आइए। होरी वॉज इन अ फिक्स, होरी वॉज इन अ फिक्स का मतलब होरी एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना कर रहा था, वो एक बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में घिर गया था। द गर्ल्स वेयर रियली डीपली अटैच टू देयर काउ, ये जो लड़कियां थी वो बहुत ही ज़्यादा अपने गाय से अटैच्ड थीं, उनका अटैचमेंट हो गया था। रूपा ऑलवेज इम्प्रेस्ड हर, रूपा अक्सर हमेशा उस गाय को गले लगा कर रखती थी। एंड फेड हर बिफोर पुटिंग अ मॉर्सल इनटू हर ऑन माउथ, और अपने मुंह में खाने का एक निवाला डालने से पहले वो उस गाय को खिला दिया करती थी। हाउ फॉन्डली द काउ लुक्ड एट द गर्ल्स, और वो गाय भी कितने प्यार से, कितने मज़े से इन लड़कियों की तरफ देखा करती थी। बट होरी हैड मेड अप हिज माइंड एंड धनिया रिलक्टेंटली अग्रीड, लेकिन होरी ने तो अपना मन बना लिया था और धनिया भी न चाहते हुए भी अपने पति होरी के साथ राजी हो गई थी।
It was decided that Hori would take the cow away at night after the girls were asleep. तो ये तय किया गया था कि शाम में, रात में जैसे लड़कियां सो जाएंगी, होरी गाय को लेकर दूर चला जाएगा. गोबर देयर सन, उनके बेटे का नाम क्या था? गोबर. गोबर देयर सन डिड नॉट ऑफर एनी ग्रेट ऑब्जेक्शन टू दिस स्कीम. गोबर को इस बात को लेकर कि उसका गाय बेचा जाना है, उसने ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं किया. उसको इस बात से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा. हो सकता है वो बहुत छोटा सा होगा. When evening fell, जब शाम हुई, होरी went and stood before the cow. होरी जाता है और गाय के सामने खड़ा हो जाता है. It seemed to him that her large black expressive eyes were full of tears. ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि उस गाय की जो बड़ी काली और एक्सप्रेसिव आइज़ हैं वो आंसुओं से भर गई हो. हैव यू टायर्ड ऑफ मी सो सून, और ऐसा लग रहा था कि वो गाय होरी से पूछ रही थी कि क्या तुम मुझसे इतना जल्दी परेशान हो गए हो, थक गए हो. आई थॉट यू प्रोमिस्ड यू वुड नेवर सेल मी. ऐसा लग रहा था कि वो गाय होरी से पूछ रही थी कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कभी नहीं बेचोगे, तुमने मुझसे ये वादा किया था. टेल मी व्हाट रॉन्ग डिड आई डू, मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया. आई नेवर कंप्लेन, मैंने तो कभी किसी बात की शिकायत भी नहीं की. वट एवर यू फेड मी आई एक्सेप्टेड ग्रेटफुली एंड वॉज कॉन्टेंट. आपने मुझे जो कुछ भी खिलाया मैंने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, मैंने उसको बड़े ही इज्जत के साथ एक्सेप्ट किया और संतुष्ट रही. आई कांट सेल हर धनिया, होरी सेड टू हिज वाइफ. थोड़ी देर के बाद होरी अपनी पत्नी धनिया से कहता है, मैं नहीं कर सकता धनिया, मैं इसको नहीं बेच सकता. सी द पीटियस वे शी इज़ लुकिंग एट अस, देखो कि वो कितना दुखी होकर हमारी तरफ देख रही है. लेट हर बी, चलो उसको छोड़ देते हैं, उसे रहने देते हैं. आई विल बोरो सम मनी, मैं कुछ पैसे उधार ही ले लूँगा, भले ही मुझे उसके लिए कितना भी कर्ज या ब्याज चुकाना पड़ जाए. इफ़ गॉड विल्स इट वी विल बी एबल टू पे इट बैक वंस वी गेट द शुगर केन क्रॉप. और अगर भगवान चाहे, अल्लाह ईश्वर चाहे, तो जब हमारा गन्ने का फसल होगा तब हम शायद इस काबिल होंगे कि अपने कर्ज को चुका सकें. धनिया लुक्ड एट हर हस्बैंड विद प्राइड एंड अफेक्शन. इस बात को सुनकर धनिया अपने पति होरी की तरफ गर्व से और प्यार से देख रही थी. दिस काउ हैज़ कम एज एन आंसर टू आवर प्रेयर्स, ही सेड. और उसने कहा कि ये जो गाय है वो हमारी दुआओं, हमारे प्रार्थनों का देन है. हाउ कैन वी पार्ट विद हर, और हम लोग कैसे इसको अपने आप से अलग कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं. बोरो द मनी यू नीड टुमारो, और आपको जिन पैसों की या जितने भी पैसों की ज़रूरत है कल आप किसी से उधार ले लीजिए. द वेदर वॉज एक्सट्रीमली सल्ट्री, मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा आर्द्र था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था. देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट ब्रीज, और ज़रा सा भी हवा नहीं चल रही थी. द स्काई वॉज ओवरकास्ट, चारों तरफ आसमान में बादल छाए हुए थे. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ रेन, लेकिन कहीं पर भी बारिश की कोई गुंजाइश, कोई अता पता नहीं थी. होरी टुक द काउ असाइड एंड टैटर्ड हर. होरी गाय को बाहर ले जाता है और उसको एक खूंटे से बांध देता है. धनिया प्रोटेस्टेड पर होरी सेड लेट हर गेट अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर. धनिया, उसकी पत्नी, मना करती है कि गाय को बाहर मत ले जाइए, उसको शायद लगता है कि फिर से ये उसे बेचने ले जा रहे हैं. लेकिन होरी कहता है नहीं नहीं, मैं इसे बाहर ले जा रहा हूँ ताकि ये कुछ ताज़ी हवा ले सके. सी सफ़र्स इन द हीट लाइक वी डू, जैसे कि हम गर्मी से परेशान हैं वैसे भी ये भी गर्मी से परेशान है. और यहाँ पर ये हमारा जो स्टोरी है गोदान रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद वो फिनिश हो जाता है. और ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि इस चैप्टर में यूज़ किए गए थे. जमींदार मीन्स अ लैंड ऑनर हु अलाउड टीनेंट्स टू टिल देयर लैंड्स एंड कलेक्टेड रेंट फ्रॉम देम. जमींदार किसे कहते हैं? तो एक ज़मीन का मालिक जो दूसरों को अपने ज़मीन देता है बोने के लिए, उसमें अपना फसल उगाने के लिए, और उनसे वो कुछ पैसे या कुछ फसल उनसे रेंट की तरह, किराए की तरह लेता है. इन्फ्लिक्टिंग दिस इनजस्टिस का मतलब होगा बीइंग अनफेयर और अनजस्ट, किसी के साथ अन्याय करना.
रैथ का मतलब होगा एक्सट्रीम एंगर, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना। महाजन का मतलब मनी लेंडर। ऑब्जर्विंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होगा फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ लॉ। एक्सट्रैक्टिंग यहाँ इसका मतलब होगा ऑब्टेनिंग फ्रॉम समबडी हु इज़ अनविलिंग टू गिव, किसी से कोई चीज़ लेना जो कि देना न चाहता हो, इसको हम लोग ब्राइब या रिश्वत भी बोल सकते हैं। कस्टमरी गिफ्ट का मतलब होगा साधारण सा गिफ्ट। दातुन अ नीम ट्विग यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ, नीम का या किसी भी प्लांट का एक छोटा सा टहनी जिसको दांत साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेल ऑफ वो का मतलब होगा स्टोरी ऑफ ट्रबल्स, परेशानियाँ। ठाकुर का मतलब होगा माई मास्टर, मालिक को हम लोग ठाकुर भी कहते हैं। भैया का मतलब आप समझ रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी और माउंटिंग इंटरेस्ट का मतलब होगा लीगल फीस और मनी ओड टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। वॉज इंक्लाइन टू का मतलब होगा वॉन्टेड टू। ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब होगा द सिचुएशन बिकेम कियोटिक, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाना। इन अफिक्स का मतलब होगा एक मुश्किल परिस्थिति में होना। पीटीएसबी का मतलब होगा इस तरह से देखना कि किसी को दुख महसूस होने लगे। सल्ट्री कहने का मतलब होगा हॉट एंड ह्यूमिड। और टेटर्ड का मतलब होगा किसी पिलर या फेंस से किसी चीज़ को बांध देना। तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।